हेलो एवरीवन। देखिएगा, आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर में बात करने वाले हैं। दो लास्ट लेक्चर में अपन ऑर्डर, मोलिकुलरिटी और रेट लॉ तक की बात कर ली थी, है ना। आज अपन बात करेंगे डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। बेसिकली जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर का मैं आपको आइडिया दे दूंगा क्योंकि सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, एक दो बार क्वेश्चन जरूर आया है सेकंड ऑर्डर के ऊपर भी, लेकिन बट उसमें बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड बात की गई, एक जनरल ऑर्डर से बात की गई है। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया बेसिकली 4-5 पॉइंट लिखने हैं। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहले पॉइंट की बात करूं अगर मैं, फर्स्ट पॉइंट की, वो अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे मेरे को बेसिकली मालूम है कि रेट जो होती है आर, वो होती है के ए रेस टू दी पावर एल्फा। ए रिएक्टेंट है ना, अकेला रिएक्टेंट ए ही माना है मैंने, तो आर इज इक्वल टू होगा के ए रेस टू दी पावर एल्फा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एल्फा होगा जीरो। अगर एल्फा जीरो हुआ तो यहां पुट कर दो, तो आर बराबर हो गया के नॉट। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया में, ऐसा बोल दूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर जो है वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। शून्य कोटि अभिक्रिया में, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। सही बात, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। बेसिकली ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो सेकंड नंबर पॉइंट पे बात करें तो जीरो ऑर्डर में के नॉट की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मोल, जो रेट की यूनिट होगी वही होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये लो। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो। इंटीग्रेटेड रेट लो, समाकलित दर समीकरण, इसके ऊपर बात करें, समाकलित दर समीकरण। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो, समाकलित दर समीकरण। समाकलित दर समीकरण की बात करता है। इंटीग्रेटेड रेट लो, समाकलित दर समीकरण की बात करें तो देखो कैसे आएगा। मैंने एक रिएक्शन लिखी, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए कन्वर्ट हो रहा है पी के अंदर। ठीक है, टी बराबर जीरो टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन ए नॉट मान लेता हूं, हो सकता है आप इसे स्मॉल ए मान रहे हो। ठीक है, टी बराबर टी टाइम पे मैंने इसको मान लिया ए टी, और आप हो सकता है ए माइनस एक्स मान लो। प्रोडक्ट का मेरे को कोई वैसे भी लेना देना नहीं है, मेरे को तो मालूम है कि आर जो होगा वो के नॉट के बराबर होगा। आर अगर के नॉट के बराबर होगा तो आर की वैल्यू तो होगी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर दे इसका, जीरो से टी टाइम तक, इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट है, टी टाइम पे ए टी है, तो माइनस आगे पड़ा रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब a होता है, लोअर लिमिट a नॉट, अपर लिमिट a t, इधर k नॉट 1 dt का हो गया t। वैल्यू पुट कर दे, a t माइनस a नॉट इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a नॉट माइनस a t इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। a नॉट माइनस a t इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी, ये आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लो। कैसा भी क्वेश्चन आए, आप जीरो ऑर्डर लिखा हुआ हो तो ये अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है तो आप ये अप्लाई कर दे, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। ठीक है बात, चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। ये इंटीग्रेटेड रेट लो की बात होगी। अब फोर्थ नंबर, डी नंबर पॉइंट पे बात करते हैं इसके, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम। अर्धआयुकाल एक ऐसा समय, अर्धआयुकाल या हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा समय जिसके बाद में, अर्धआयुकाल या हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा समय है जिसके बाद में कंसंट्रेशन या सांद्रता जो है
वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए, ऐसा समय जिसके बाद क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाए, आधी हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ होगा, जब व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ होगा, देन कंसंट्रेशन AT जो होगी वो इनिशियल की आधी हो जानी चाहिए, मतलब A0/2 हो जाएगा। सही बात है, चलो अप्लाई करो, इस वाली फॉर्मूला में पुट करें, A0 का A0 पड़ा है, माइनस AT की जगह A0/2, K0 इंटू टी की जगह टी हाफ, A0/2 इज इक्वल टू K0 इंटू टी हाफ, तो टी हाफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा A0/2K0। प्रारंभिक सांद्रता के टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है भाई, ये हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर अपन बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें ई नंबर पॉइंट पे, तो देखो कौन कौन से ग्राफ जनरली आपको लेआउट करने, ड्रॉ करने। सिंपल सा पहला ग्राफ ये पूछा जा सकता है रेट वर्सेस टाइम का, इधर रेट रखी जा रही है, इधर टाइम रखा जा रहा है। सेकंड नंबर ग्राफ AT वर्सेस T का ग्राफ पूछा जा सकता है, किसी समय पर सांद्रता और T के साथ वेरिएशन। थर्ड नंबर हाफ लाइफ टाइम का, T हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ। और फोर्थ नंबर ग्राफ X वियोजन की मात्रा अगर मान ली जाए, वियोजन की मात्रा अगर X है तो X वर्सेस T का ग्राफ। ये चार ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो ग्राफ बनाना है उसकी पहले आपको इक्वेशन मालूम हो, रेट और टाइम। तो मैंने कहा रेट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्या K0 टाइम के साथ चेंज होता है क्या, नहीं, तो रेट भी चेंज नहीं होगी, ये लो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट आएगी। AT वर्सेस T, ये रही इक्वेशन, इसको सेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेट करता हूं इस इक्वेशन को, देखे तो ये बन जाएगा AT इज इक्वल टू A0 माइनस K0 इंटू टी, ये इक्वेशन बन गई। अगर ये इक्वेशन बनी तो इसको y बनाओ, इसको x बनाओ, तो ये माइनस mx हो गया प्लस c हो गया। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का जो ग्राफ बनता है वो तो ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा। ये इंटरसेप्ट जो होगा वो A0 के बराबर होगा। अगर ये थीटा हो तो स्लोप बनेगी टेन थीटा बराबर माइनस का K0। सही बात बोल रहा हूं। आगे अपन बात करें टी हाफ, टी हाफ और A0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये y है ये x है, तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा। ये अगर थीटा माना जाए तो टेन थीटा जो होगा वो होगा 1/2 K0 के। ठीक है, अब अगला ग्राफ पूछा है x वर्सेस t का। अब देखो आप एक काम करो, A0 की जगह वैल्यू पुट करें a, इस वाली इक्वेशन में लाओ, माइनस AT की जगह लिखे a माइनस x, ये K0 इंटू टी। तो यहां से इक्वेशन आएगी वियोजन की मात्रा x, वियोजन की कोटि नहीं बोल रहा हूं मैं, वियोजन की मात्रा बोल रहा हूं, x इज इक्वल टू K0 इंटू टी, तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बना, ये बन गया थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा K0। बात आ रही समझ में। ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली अपने पास जो आ गए वो कितने पॉइंट आ गए, 5 पॉइंट आ गए, ग्राफ वगैरह सारी बात अपनी क्लियर हो गई, समझ में आ रही है। ये जीरो ऑर्डर से रिलेटेड 5 पॉइंट्स जो थे, शून्य कोटि अभिक्रिया में रेट कांस्टेंट होती है वो K0 के बराबर होगी हमेशा, K0 की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ये ध्यान रखें A0 माइनस AT इज इक्वल टू K0 इंटू टी, या फिर x बराबर K0 इंटू टी, x वियोजन की मात्रा है, वियोजन की कोटि नहीं, वियोजन की मात्रा है। अर्धयुकाल टी हाफ जो होगा वो A0/2 K0 होगा। और ग्राफिकल अगर ये इक्वेशन मालूम होगी तो ग्राफ इजीली बना पाओगे। ठीक है बात, चलो आगे बात करो, चलो आगे बात करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, लिखवा देता हूं मैं।
जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर एफ नंबर पॉइंट अगर बात करें एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फेमस एग्जाम्पल है H2 plus Cl2 gives 2 times HCl in the presence of light H nu. Second number, decomposition of ammonia N2 plus 3H2. Third number example, HI का decomposition on the surface of gold Au H2 बनेगा प्लस I2 बनेगा। ये मेन एग्जाम्पल हो गए। अगर एक एग्जाम्पल और है N2O का डिकम्पोजिशन 2 टाइम्स N2O ले लो तो बनेगा 2 टाइम्स N2 प्लस O2 बनेगा। ये बनेगा, प्लेटिनम की सरफेस पे होता है ये। तो ये 4 एग्जाम्पल बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको डील करना सिखा दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, थर्ड नंबर इंटीग्रेटेड रेट लो, फोर्थ नंबर हाफ लाइफ टाइम, पांचवा पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और छठा पॉइंट एग्जाम्पल। जीरो ऑर्डर कंप्लीट। न्यूमेरिकल आएगा उस समय बात करेंगे न्यूमेरिकल कैसे डील करना है, ठीक है बात। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, चलो प्रथम कोटि अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। आपको करना है क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, पहला पॉइंट डेफिनेशन की बात करें तो अपन को तो मालूम है R इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा होगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है तो R इज इक्वल टू K1 इंटू ए हो गया। इसका मतलब ये बात क्लियर हुई कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, सही बात है, क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, ये रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्रियाकारक की सांद्रता के क्या होगी, समानुपाती होती है, ठीक है। चलो सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें यूनिट की, तो यूनिट तो अपन बात कर चुके हैं। K1 की यूनिट जो होगी वो टाइम इनवर्स होगी, मतलब सेकंड इनवर्स हो सकती है। थर्ड नंबर पॉइंट पे बात करें इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो वैसे ही करना है जैसा अभी मैंने किया था, इंटीग्रेशन करना है आपको। प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस अभी जो किया था उसमें ध्यान रखना है बस। पहले उसमें a की पावर मैंने 0 लिख दिया था, इस बार a की पावर 0 नहीं लिखूंगा, पावर 1 लिखूंगा और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका इंटीग्रेटेड रेट लो, K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, log 10 बेस पे ए नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन एटी। ए नॉट और एटी से तो आप भली बाती परिचित है। ए नॉट जो होता है वो किसी समय, मतलब प्रारंभिक सांद्रता है, और एटी किसी समय पर जो है वो सांद्रता है। तो ये आ जाएगा K1 बराबर 2.303 अपॉन टी, log 10 बेस पे ए नॉट अपॉन एटी। बात क्लियर। चलो आगे बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ। अब सुने बात को, अगर हाफ लाइफ टाइम टी हाफ की अगर अपन बात करें, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ की अगर अपन बात करें तो सुने, मैंने अभी समझाया था कि हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसके बाद में क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाए, आधी हो जाए। तो मैं ऐसा बोल दूं, when t is equal to t half then at is equal to a naught by 2, ये हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करो यहां पे, K1 is equal to 2.303 अपॉन टाइम t, log 10 बेस पे a नॉट की वैल्यू, a नॉट और इसकी a नॉट बाई 2,
2 चला जाएगा ऊपर, ये लो, ये टी की जगह टी हाफ हो जाएगा, log 2 टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, इसकी वैल्यू हो गई 0.3010 अपॉन K1, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 आए। K1 कांस्टेंट है, K1 कांस्टेंट है, तो टी हाफ भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या टी हाफ सांद्रता पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आए तो पहला ग्राफ आराम से बिल्कुल AT वर्सेस T का, फर्स्ट ग्राफ AT वर्सेस T का, ये लो AT वर्सेस टाइम T। सेकंड नंबर ग्राफ रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। थर्ड नंबर ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ नंबर ग्राफ अगर आपसे ऐसा पूछ ले log AT वर्सेस T का ग्राफ, ये लो। पांचवा ग्राफ अगर आपसे ऐसा पूछ ले टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये 5 ग्राफ है ना। आपको आइडेंटिफाई करने कौन कैसा ग्राफ बनेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कैसा ग्राफ बनाएगा, ठीक है बात। चलो बात करते हैं आप AT वर्सेस T के ग्राफ की। अगर मैं बात करूं AT वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करना है अपन को सबसे पहले तो, हाँ देखो AT वर्सेस T का ग्राफ बनाना, इसका मतलब इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पहले AT और T के लिए। AT अकेला लाना है ना, ओवरऑल AT को क्या करना पड़ेगा, आपको अकेला लेके आना पड़ेगा। चलो लेके आता हूं मैं, सुनना बात को ढंग से। AT को अकेला बनाते हैं अपन, इधर बना रहा हूं, K1 इंटू टी हो जाएगा। पहली बात 2.303 को वापस अंदर भेज दो तो ln A0 अपॉन AT बन जाएगा, सही बात। अब लिखो A0 अपॉन AT इज इक्वल टू, ln हटा दिया तो e रेस टू द पावर K1 इंटू टी हो जाएगा, सही बात। AT को उधर भेजो, इसको इधर लेके आओ, तो AT बराबर A0 e रेस टू द पावर माइनस K1 इंटू टी, ये बन जाएगा। ये लो AT बराबर A0 e रेस टू द पावर माइनस K1 इंटू टी। अब अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है इसके लिए, तो ये AT और T का ग्राफ आ गया। सीधी सी बात है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आप तो ये सोचो जब t की वैल्यू 0 है तो e की पावर 0 होता है 1, तो AT बराबर A0, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। ये लो A0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। जब t इंफिनिटी होगा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, तो AT भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा और ऐसा ग्राफ बनेगा। ये लो पहला ग्राफ। दूसरा रेट वर्सेस टाइम का, तो एक काम करो ना, रेट R जो आ रही है वो ये आ रही थी, R इज इक्वल टू K इंटू ए की जगह वैल्यू पुट कर दूं क्या, A0 e रेस टू द पावर माइनस K1 इंटू टी। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ सेम ऐसा ही बनेगा, ये लो, ठीक है। थर्ड नंबर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये लो। log AT वर्सेस T का, इसका ग्राफ log AT वर्सेस T का ग्राफ लाओ। इस इक्वेशन को ओपन करते हैं, ठीक है, इसको ओपन करते हैं उस साइड में ले जाके। मैं लिख देता हूं K1T अपॉन 2.303 और उसको लिख देता हूं log A0 माइनस log AT, सही बात बोल रहा हूं, ये हो जाएगा। तो log AT इधर आएगा तो ये बन जाएगा log A0 माइनस K1 अपॉन 2.303 और T। तो ये तो हो गया x और ये हो गया y। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, इसका मतलब ऐसा बनेगा। इंटरसेप्ट log A0 आ रहा है, अगर इसको थीटा माना जाए तो टेन थीटा बराबर आएगा माइनस का K1 अपॉन 2.303, सही बात, ये टेन थीटा हो जाएगा। अब बारी आई टी हाफ की,
अब बारी किसकी आई, टी हाफ और ए नॉट। टी हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ऐसा रह जाएगा। बोलो बात क्लियर सारी, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ये बेसिकली अपने बात हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, चलो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एफ नंबर वाले पॉइंट पे। एग्जाम्पल, चलो सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है वो है पहला, सभी रेडियो एक्टिव विघटन। सभी रेडियो एक्टिव विघटन, ऑल रेडियो एक्टिव डीके। आप रेडियो एक्टिविटी में जो फॉर्मूले पढ़ते हो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी एप्लीकेबल होंगे। जो आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हो ना, रेडियो एक्टिविटी में जो होता है वो नाभिक बोलते हैं अपन, तो वहां पे अपन एटी की जगह एनटी लिख देते हैं और ए नोट की जगह क्या लिख देते हैं, एन नोट, और K1 की जगह अपन वहां पे लेमडा लिखते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से भी आप डील कर सकते हो। तो सभी रेडियो एक्टिव विघटन एक, तो सेकेंड नंबर H2O2 का डिकम्पोजिशन H2O प्लस हाफ O2 में, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, ये लो थर्ड, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनेगा, ये लो G और F। फोर्थ नंबर बात करें, ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, CH3COOH बनेगा प्लस C2H5OH बनेगा, ठीक है। इसके अलावा भी खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं, मैंने तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए। N2O5 का डिकम्पोजिशन 4 टाइम्स NO2 प्लस O2 बनेगा, ये लो। ये एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल याद रखने क्या कोई जरूरी नहीं, एग्जाम्पल याद रखने का, एग्जाम्पल तो पूछता ही नहीं है बेसिकली। आपसे तो वो पूछेगा कि हाँ ये चीज है तो बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है बात। चलो ये एग्जाम्पल हो गए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की कंप्लीट बात। सेकंड ऑर्डर में बस आपको इतना आइडिया रहे, मैं बात कर लेता हूं हल्का सा आइडिया से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं देखेंगे अपन सेकंड ऑर्डर के लिए, क्यों सिलेबस में ही नहीं है। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं सेकंड ऑर्डर का कि हाँ सेकंड ऑर्डर के बारे में क्या क्या अपन बात कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर पॉइंट अगर बात करें सेकंड ऑर्डर के लिए, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि R बराबर जो होता है वो K A रेज़ टू द पावर अल्फा होता है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2, तो R बराबर K2 इंटू A का स्क्वायर, सही बात, ये हो जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट पे बात करें अपन, K2 की यूनिट क्या होगी, तो K2 की यूनिट अपन पहले ही बात कर चुके हैं, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। थर्ड नंबर इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करोगे तो 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू K2 इंटू T हो जाएगा। वैसे ही किया है मैंने ना, इंटीग्रेशन करके A का स्क्वायर आएगा, उसको उधर लेके 1/A स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1/A आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाएगा 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू K2 इंटू T, ठीक है बात। हाफ लाइफ टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो बेसिकली, तो हाफ लाइफ टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। मैं कुछ कंक्लूजन लिखाऊंगा लास्ट में, कुछ कंक्लूजन लिखवाने वाला हूं लास्ट में, ठीक है। इस चीजों का अपन को ध्यान रखना है।
हाफ लाइफ टाइम अगर चाहिए, अगर आपको हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम ये हो जाएगा कि व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ हो, देन at इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 होना चाहिए। वैल्यू पुट कर दो, 2 अपॉन a नॉट माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू k2 इंटू टी हाफ, 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू k2 इंटू टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट इंटू k2, ये हो जाएगा। इसका मतलब टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये लो, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बात, एग्जांपल की बात कर नहीं रहे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर नहीं रहे, कुछ कंक्लूजन होगा वो मैं लिखवाता जाऊंगा आपको साइड में। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की बात हो गई। पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, उसके बाद जो है वो अपन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के 10 क्वेश्चन की बात की थी, मैंने खुद ने करवाए थे। 13 क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में करवाए, 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। 10-12 क्वेश्चन आज के लेक्चर में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले आगे, चल बात करते हैं आगे। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रॉब्लम आज की। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसका दर नियतांक दे रखा है 0.2 मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया की दर ज्ञात करो, अभिक्रिया की दर ज्ञात करो जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2m। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, r इज इक्वल टू के इंटू कुछ होगा। लेकिन एक बात सोचो कि जैसे ही ये लिखा ना मोलारिटी पर सेकेंड इनवर्स, तो यहां से एक बात तो समझ में आ गया, जीरो ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर जीरो होता है तो उसमें तो हमेशा r बराबर के नॉट होगा, और के नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, तो इसका मतलब रेट हमेशा यही होगी, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी रखो आप, कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी रखो, रेट हमेशा 0.2 ही आएगी। रेट हमेशा क्या आएगी, 0.2 ही आएगी। बात क्लियर, बोलो। चले सेकंड नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड नंबर प्रॉब्लम की अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा। अगर मेरे को ऐसा दे दे कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक शून्य कोटि अभिक्रिया, ये दे रखा है, इधर दे रखी है क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता वही मोल पर लीटर में, और इधर दे रखा है टाइम, ये दे रखा है मिनट में। मेरे को ये दिया, सुनना बात को, मेरे को अगर ऐसा दे रखा है कि स्टार्टिंग में 100 थी जब टाइम 0 मिनट था, 10 मिनट पे 90 थी, तो मेरे से पूछा 20 पे और 30 पे कितनी होगी, तो मैंने कहा x और y है, तो बोला x एंड y का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेंगे। अगर जीरो ऑर्डर है तो मैंने तो आपको एक बात सिंपल सी बोल दी है कि फॉर्मूला तो ये लगेगा, a नॉट माइनस एटी इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। पहला ऑब्जर्वेशन है, उससे के नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 100 a नॉट है, 80 की वैल्यू 90 है, के नॉट मालूम नहीं, t की वैल्यू 10 है, ये लो, तो के नॉट आ जाएगा 1। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, के नॉट की वैल्यू आ गई 1। अगले ऑब्जर्वेशन के लिए बात कर लो, अगले ऑब्जर्वेशन के लिए a नॉट 90 हो जाएगा माइनस x, के नॉट की वैल्यू 1, अगला टाइम स्लॉट भी 10 का, तो 90 माइनस x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। सही बात। अगले ऑब्जर्वेशन के लिए यहां से ले लो, ये 80 हो गया तो माइनस y, के नॉट की वैल्यू 1 है, ये 10 हो गया, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। ये तो बात हो गई। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बता रहा हूं, सुनना। ठीक है, ये हो गया, ये जीरो ऑर्डर देखते हैं आप इस टाइप से कर लोगे, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं, थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखो, थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिए।
अगर मेरे को ऐसा बोल दे एक शून्य कोटि अभिक्रिया में, एक शून्य कोटि अभिक्रिया में एक शून्य कोटि अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता क्रियाकारक की सांद्रता 200 मोलारिटी से 100 m होने में लगा समय 150 मिनट है, तो 100 से 50 m होने में कितना समय लगेगा? ये पूछा है। जीरो ऑर्डर जब भी मिले तो आपके पास तो एक रामबाण फॉर्मूला है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। पहला ऑब्जर्वेशन दे रखा है 200 से 100 का, ये लो 200 माइनस 100, के नॉट इंटू टाइम टी की वैल्यू 150, के नॉट बराबर 100 बाई 150, ठीक है, 2/3 आ गया, यूनिट नहीं लिख रहा हूं। अगला ऑब्जर्वेशन में 100 से 50, ये लो 100 माइनस 50, के नॉट की वैल्यू 2/3 इंटू टाइम टी, यही है, मिनट में आ जाएगा। ये हो गया 50 इज इक्वल टू 2/3 इंटू टी, यही बात हुई, तो ये हो जाएगा टी बराबर 75 मिनट। बोलो, हो गए 3 क्वेश्चन। ये आपके जीरो ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बोलो। 3 प्रॉब्लम मैंने जीरो ऑर्डर से रिलेटेड करवाई। अब फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन दे रखी है हुई क्रियाकारक की सांद्रता और टाइम के साथ। ये आपको 100 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, ये 0 मिनट पे है और ये 10 पे है। तो आपसे पूछा 20 और 30 पे अगर x और y है तो x और y का मान ज्ञात करो। देखो फर्स्ट ऑर्डर में कुछ लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी अपन को, है ना, तो कुछ लॉग की वैल्यू भी आपको आइडिया रहे फर्स्ट ऑफ थिंग। अब सुने, अपन ने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, मैंने कहा K1 तो चेंज नहीं होगा ना कभी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K1 तो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं की, नेचर ऑफ द रिएक्शन, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट चेंज नहीं है, वो का वो रिएक्टेंट है, तो ये तो सब कुछ तो चेंज नहीं होगा ना, तो K भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर K चेंज नहीं होना चाहिए तो K की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो मैंने कहा K क्या होता है, तो अपन कहते हैं K जो होता है ना वो ये होता है 1/T ln A0 अपॉन AT। सही बात, ठीक है। तो इसका मतलब K1 बराबर कर दो दोनों का, इसका K और इसका K बराबर कर दो। इस वाले का K यहां से जो कैलकुलेट करते हो और यहां से जो कैलकुलेट करते हो K, वो आपस में बराबर होने चाहिए, फिर तो होने चाहिए। तो टाइम 1/10, ये लो, ln इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और ये 90, ये लो। अगले ऑब्जर्वेशन में भी 1/10 ln इनिशियल कंसंट्रेशन इस बार 90 डिवाइड बाई x, 1/10 से 1/10 गया, दोनों साइड में लॉग आ गए, वैल्यू बराबर है, इसका मतलब कंपैरिजन कर सकते हो, लॉग हट जाएगा, 100/90 इज इक्वल टू 90/x, तो x बराबर 81। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, x बराबर 81, ये 81 आ गया। अब आपने जब ये किया तो अगला काम और कर लो, यहां का K और यहां का K भी तो बराबर आएगा, ये लो, ये बराबर आना चाहिए, तो टाइम तो वापस वो का वो बन रहा है, तो इसका मतलब 90/81 इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाई x, ये बनेगा। तो x बराबर 72.9, आप इसे सॉल्व कर ले तो 72 पॉइंट क्या बनेगा, 9 बन जाएगा।
ठीक है, x बराबर 72.9 बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मेरे को ऐसा दे दे, ऐसा दे दे कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता 200 m से 100 m होने में लगा समय, वो ये जीरो ऑर्डर में लिखाया था जो 150 मिनट है, तो 100 m से 50 m होने में कितना समय लगेगा, ये बात हुई। ठीक है, 100 m से 50 m होने में कितना समय लगेगा। ठीक है बात, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्रियाकारक की सांद्रता 200 m से 100 m होने में लगा समय 150 मिनट है, तो 100 m से 50 m होने में कितना समय लगेगा। सुनो, अब अपने दिमाग में तो ये आ रहा है कि ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं अपन। सुनना बात को सुनने ढंग से। अगर 200 से m होने में, तो एक तो काम करो, ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लेते अपन। k बराबर 2.303 अपॉन टाइम t, t कितना देखा है 150 मिनट, log 10 बेस पे 200 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा, है ना। तो यहां से k1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 2 सोल्व नहीं करे, और log 2 बनेगा 0.3, पढ़ा रहने दो। अगली बार में 100 से 50 होता कितना समय लगेगा, तो मैंने कहा t बराबर 2.303 अपॉन k1 आएगा, log 10 बेस पे 100 से 50 हुआ, ये लो 100 से 50 हुआ, तो t बराबर 2.303 अपॉन k1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये लो log 2 की वैल्यू 0.3, सब कैंसिल आउट, t बराबर 150 मिनट ही आया, t बराबर 150 मिनट ही आया। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, सुनना ढंग से, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, सुनना ढंग से। ये 200 से 100 m हुआ, 200 से 100 m हुआ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कंसंट्रेशन आधी हो गई। बोलो, अगर कंसंट्रेशन आधी हुई, इसका मतलब यहां जो टाइम लगेगा वो टी हाफ लगेगा, लगेगा ना टी हाफ। अरे भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है, तो अब 100 से 50 होने में भी हाफ लाइफ टाइम ही लगेगा, हाफ लाइफ टाइम लगेगा। इसका मतलब यहां पे भी कितना लगेगा, 150 मिनट ही तो लगना चाहिए। अगर यहां 150 मिनट लगा है, तो यहां पे भी तो 150 मिनट लगेगा, सीधा लॉजिकल बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बस आपको तो ऑब्जर्वेशन समझ में आना चाहिए हाफ लाइफ टाइम का है या नहीं। बात समझ में आ गई? चलो आगे, चल नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये लो, इसमें बोला T 99.9% इज इक्वल टू N टाइम्स T 50% है। तो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, N का मान कितना होगा। ये 99.9% का मतलब इतने प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। अगर आपने 100 लिया है तो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब 0.1 बचना चाहिए, यही तो बात हुई। तो सुने बात को, मेरे को मालूम है T50 तो कितना होता है, ये तो अपन को मालूम है ऑलरेडी। अपन क्या करते हैं, इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। लो K1 2.303 अपॉन K1, ये लो log 10 बेस पे 100 अपॉन 80 की जगह 0.1 आएगा, ये आ गया 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस पे 1000। इसको 10 की पावर 3 लिखोगे तो 3 आगे गिर जाएगा अपॉन K1, ये आ गया T 99.9%। T 50% जो आएगा वो आएगा
2.303 इंटू 0.3 अपॉन K1 था। सही बात बोल, 2.303 इंटू 0.3 होगा। अगर आपको मालूम है तो 2.303 अपॉन K1 बना था, log 2 बना था, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई, तो एक बात सोचो ना, इनको डिवाइड कर दो आपस में, इनको आपस में डिवाइड करोगे तो 99.9% अपॉन T 50% इज इक्वल टू 10, तो T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स T 50%। बोलो अगर ऐसा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लो। अगर मेरे को ऐसा बोले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 200 m से 100 m होने में लगा समय 150 मिनट है, तो अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? सही बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अपन को अभिक्रिया पूर्ण हो गई, इसका मतलब क्रियाकारक कितना बचना चाहिए? अभिक्रिया पूर्ण हो गई, इसका मतलब AT की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। यही तो बात होगी, अभिक्रिया पूर्ण हो गई, इसका मतलब AT क्या बचना चाहिए? 0 ही तो बचे। AT 0 बचे तो बात करो, इधर आओ। अब देखो, सबसे पहले अपन K की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। A0 माइनस AT इज इक्वल टू K0 इंटू T। ये आएगा, A0 की वैल्यू 200 माइनस 100, K0 इंटू टाइम T 150, तो K0 की वैल्यू क्या होगी? 100/150, 2/3। सही बात। अब अपन को बोला कि अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अभिक्रिया पूर्ण होने में, इसका मतलब 200 से 0 करना है, तो 200 से 0 करना है तो ये K0 इंटू टाइम T, ये 200 इज इक्वल टू 2/3 इंटू T, तो T बराबर कितना आ गया? 300 मिनट। ये 2 हाफ लाइफ टाइम के बराबर नहीं है क्या? 2T हाफ के बराबर नहीं है क्या? ये 200 से 100 होना हाफ लाइफ टाइम नहीं है क्या? हाफ लाइफ टाइम कितनी है? 150। तो अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 2 हाफ लाइफ टाइम। पूरी केमिस्ट्री की, सुन लेना ढंग से बात, पूरी केमिस्ट्री की जीरो ऑर्डर एक अकेली ऐसी अभिक्रिया है, पूरी केमिस्ट्री में जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी अकेली अभिक्रिया है जो एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, एक निश्चित टाइम में कंप्लीट होती है, और वो निश्चित टाइम जो होता है वो 2 हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है। ठीक है, चले आगे। चलो, ये 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, जो भी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनके बारे में बात करते हैं। करे बात। चलो, प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन मैं अभी तक करवा चुका हूं। देखिएगा, स्टेज 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था, सेकंड अपन ने डिस्कस कर लिया था, थर्ड अपन ने डिस्कस कर लिया था, फोर्थ वाला क्वेश्चन की बात करते हैं आज हम। 7 क्वेश्चन मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल T हाफ जो दे रखा है, तो इतना सेकंड दे रखा है, तो बोला विशिष्ट वेग स्थिरांक, इसका मतलब K पूछ रहा है, K होता है 0.693 डिवाइड बाई T हाफ, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा, ये हटाओ आप 10⁻⁻³ तो ये हो जाएगा 2, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या फिर 0.5 इंटू 10⁻⁻³ जो ऑप्शन है अपना फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ मैंने करवा दिया था, 6 अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 7, वैसे एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन जो है, एंजाइम कैटलिस्ट जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर होती है बेसिकली तो, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दे रखा है, सुनना, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसने बोला नहीं है कहीं पे भी
इसमें बोला एक एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन में अर्धआयुकाल 138 सेकंड है, 138 सेकंड है। बोला पदार्थ की सांद्रता 1.28 मिलीग्राम पर लीटर से 0.04 मिलीग्राम पर लीटर होने में कितना समय लगेगा। अगर मैं यहां पे सुनना बात को, अगर इसको जीरो ऑर्डर कंसीडर करूं तो प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, तो आप के नॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। चलो इसको प्रारंभिक सांद्रता आपने मान भी लिया तो के नॉट तो आ जाएगा। वो कितना आएगा, ए नॉट अपॉन 2 के नॉट होता है हाफ लाइफ टाइम, तो के नॉट हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ। कर लोगे कैलकुलेट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर अपन आगे बात करें तो ऐसा कोई भी एक ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे अपना आंसर मैच करेगा। इसने आंसर मैच करवाया फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये एग्जाम में आ चुका है। आप एक काम करें, इसको 128 मान ले, हटाओ इसको। 128 का आधा कितना होता है 64, एक हाफ लाइफ टाइम। 64 का आधा होता है 32, ये एक और हाफ लाइफ टाइम। 32 का आधा होता है 16, एक हाफ लाइफ टाइम और। 16 का आधा 8, एक हाफ लाइफ टाइम और। 8 का आधा 4, एक हाफ लाइफ टाइम और। 1 2 3 4 5 हाफ लाइफ टाइम लगी। इसका मतलब 138 इंटू 5 हो जाना चाहिए। अगर ये करोगे तो 0 4 9 और 4 हो जाएगा, 5 और 4 990। कहीं गड़बड़ हो गई क्या, गड़बड़ हो गई क्या। 5 0 4 5 15 19, 19 का 9, 1 5 एकम 5 और 1 6, 690 सेकेंड लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। आगे अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 अपन बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बात कर चुके हैं, 10 की भी बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आराम से। इसने पूछा है कि एक अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर, प्रारंभिक सांद्रता को दुगुनी करने पर टी हाफ आधी हो जाती है। वैसे मैंने कहा अगर जीरो ऑर्डर है तो अपन ने फॉर्मूला लिख चुके हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के नॉट। इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फर्स्ट ऑर्डर में ये फॉर्मूला पड़ा है, देख लो। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चेंज होगा ही नहीं। सेकेंड ऑर्डर में अपन ने कैलकुलेट किया था, टी हाफ जो होता है वो 1 अपॉन ए नॉट इंटू के नॉट होता है ना। तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, प्रारंभिक सांद्रता की। इसने बोला प्रारंभिक सांद्रता दुगनी की तो टी हाफ आधा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसको अगर आप डबल करोगे तो ये टी हाफ आधा होगा या नहीं होगा, होगा। तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आएगी, ये लो, ठीक है। मैं यहां पे एक जनरलाइज बात बोल देना चाहता हूं कि टी हाफ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ए नॉट की पावर 1 माइनस एन के। बस आपका काम हो गया। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ये क्या है, एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13 की बात अपन ने कर ली थी, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें, अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 बात कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 18 अपन बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक अभिक्रिया X कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बोल दिया अपन को, ठीक है बात। 40 मिनट में 0.1 से 0.025 एम हो जाती है। मेरे को एक आइडिया लग रहा है, ऐसा एक आइडिया लग रहा है कि अगर इसको 100 मानो तो ये 25 हो जाएगा। 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम लगेगा। ये देखो ऑब्जर्वेशन है दिमाग का, इसमें 40 मिनट है। सर ये नहीं लगा है तो भी आंसर तो आ जाएगा। यदि x की सांद्रता 0.01 एम हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा। मैं 2 हाफ लाइफ टाइम है तो टी हाफ कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो इसका मतलब मेरे को K1 कैलकुलेट करना चाहिए, 0.693 अपॉन 20 मिनट, ये K1 की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट ऑर्डर में R इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A। K1 की वैल्यू 0.693 अपॉन 20 दे रखा है, ये लो, इंटू A।
ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन 0.01, यही बात हुई। अगर ये बात हुई है तो 10 की पावर -5 तो आप बना ले, 693/20 कर ले, तो ये 3.69 बच गया, 3.4 13 बच गए, 130 हो गए, 3.47 इंटू 10⁻⁻5 मोलारिटी मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 21 वापस हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड है। बोला ये गया कि जब अभिक्रिया में किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना किया तो अर्धायुकाल प्रभावित नहीं होता है। अर्धायुकाल कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चलो अपन से क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 ए कन्वर्ट हो रहा है बी, इसका वेग स्थिरांक दे रखा है, मैं के लिख देता हूं इसका, ये लो के 0.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकंड दे रखा है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। पहली बात तो ये बात क्लियर, जीरो ऑर्डर है। अपन को बोला यदि ए की सांद्रता 5m है, ए की सांद्रता 5m है, तो 20 मिनट पश्चात बी की सांद्रता कितनी होगी। t बराबर 0 पे इसकी 5m है, तो 20 मिनट बाद में कितनी होगी। मैं कह रहा हूं कि ये 5 - x होगा तो ये x होगा, तो b की सांद्रता x होगी, तो आपको तो x की वैल्यू लेके आनी, आपको तो इसकी वैल्यू लेके आनी x की। तो अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया a0 - at इज इक्वल टू k0 इंटू t। इस a0 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस at की वैल्यू कितनी है 5 - x इज इक्वल टू k0। ये लो, ये सेकंड में दे रखा है अपन को और 20 मिनट पश्चात पूछा है, इसका मतलब 1200 हो जाएगा। ये लो, तो ये x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हटाओ यहां से 120 को 6 से तो 720 इंटू 10⁻⁻3, तो इसका मतलब 0.72 हो जाएगा। ये लो 0.72 m, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और ऐड कर दो भैया। पहले ही मैं 23 क्वेश्चन की बात कर चुका हूं, 13 आज बात कर चुका हूं। अगर 50 क्वेश्चन मैं करवाता हूं तो 100 क्वेश्चन आपको करने चाहिए बेसिकली, है ना। अब वापस रिवर्ट से देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको करवा चुका हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखे, 27 कह रहा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट के दे रखा है। अपन को बोला है कि 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर आप 100 लोगे तो लास्ट में 1 बचेगा। स्टार्टिंग में अगर 100 लोगे तो 1 बचेगा, तो t 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 बेस पे 100 लोगे तो 1 बचेगा। ये लो 100 लिया तो 1 बचा, log 100 की वैल्यू 2, 4.606 अपॉन k1, या जो k दे रखा है, ये t 99.9% आ जाएगा, 99% आ जाएगा। ठीक है बात, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 26, जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना किया जाता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ना। शून्य कोटि अभिक्रिया में t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। अगर मैंने इसको डबल किया तो हाफ लाइफ टाइम गेट्स बिकम डबल, ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के स्टेटमेंट पढ़े फिर अपन आगे बात करते हैं। 25 के स्टेटमेंट, ये प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं में सही विभिन्नता क्या है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या बोला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, उत्प्रेरक तो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है ना, तो ये बात तो गलत है। सेकंड,
प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की, ये फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में आर जो है वो क्रियाकारक की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। वो तो सेकंड ऑर्डर में भी करेगा, लेकिन द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सेकंड स्टेटमेंट गलत। थर्ड स्टेटमेंट, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु ए नॉट पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। 0.693 अपॉन K1 ही होता है। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, 1 अपॉन ए नॉट इंटू K2 होता है। थर्ड स्टेटमेंट राइट हो गया। फोर्थ दे रहा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, करता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। बस आंसर आ गया थर्ड। ये देखो सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट बार नाम आया इतने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोला एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट वेग, मतलब K की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स। अपन से बोला 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना लगेगा। मैं बोल रहा हूं 2 हाफ लाइफ टाइम का टाइम लगेगा। 20 से 10 और 10 से 5, 2 हाफ लाइफ टाइम हो गई। हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर लो आप, 0.693 अपॉन K, मतलब 69.3 आ जाएगा सेकंड में। तो 2 हाफ लाइफ टाइम का मतलब हो गया 138.6 सेकंड आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन आज का। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 और ले लो भैया, 18 क्वेश्चन मैंने आज के करवा दिए टोटल। ठीक है, अभी और बात करते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रारंभ होने के 10 सेकंड बाद में 0.04 दे रखा है, ठीक है, और 20 सेकंड बाद में, तो बोला अभिक्रिया की अर्धायु काल क्या होगी। अपन को बोला 10 सेकंड बाद में इतना है और 20 सेकंड बाद में इतना है। तो एक बात सुनो, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। मतलब एक तरीके से ये होगा ना, इसका दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकंड। इसका मतलब पहले कंसंट्रेशन 0.04 थी, उससे 0.03 मोल पर लीटर होने में कितना टाइम लग गया, 10 सेकंड का टाइम लग गया ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना, सही बात बोल रहा हूं, बोलो। तो इसका मतलब ये हो गया, अब 0.02 होने में जो टाइम लगेगा, वो 0.02 होने में जो टाइम लगेगा वो बेसिकली 10 से ज्यादा लगेगा, 10 से ज्यादा लगेगा, 10 से ज्यादा लगेगा। उसका सिंपल सा रीजन बता रहा हूं, यहां पे 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। देख लो 0.04 से 0.03, 4 से 3 होने में 25% कंप्लीट हुई। यहां पे 25% कंप्लीट से ज्यादा हो रही है, तो 20 से ज्यादा टाइम लगेगा। और 20 से और 30 के बीच में एक ही ऑप्शन दे रखा 24.1, तो वो आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, वो आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये अपने 18 क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए, 23 पहले करवाए हुए थे, 41 क्वेश्चन अभी तक मैंने करवा दिए। एक बात सुनना, नीट में 28 क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 तक, उसमें से आप ये सोचे अभी तक जो 3 लेक्चर में अपन ने पढ़ा है उसमें से 23 क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब आप समझोगे केमिकल काइनेटिक्स का 80% पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, इंपोर्टेंट जो पार्ट है। अब 3 लेक्चर में जो पढ़ेंगे, पढ़ना तो पूरा ही अपन को, बट इंपोर्टेंट पार्ट हो गया है, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। कल आते ही सबसे पहले स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के मेथड, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में अपन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कोलिजन थ्योरी वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। चलो यहां तक करना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।